संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद। ये नाम हम सबने खबरों में सुना है ना? खासकर जब दुनिया में कहीं कोई बड़ा मानवाधिकार का संकट खड़ा होता है। पर ये असल में है क्या? ये काम कैसे करती है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या इसके होने से दुनिया में कोई फर्क भी पड़ता है? चलिए आज इसी की परतें खोलते हैं। तो इस विश्लेषण में हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले तो यही समझेंगे कि ये परिषद है क्या। फिर देखेंगे कि मानवाधिकारों की रक्षा के लिए इसके पास कौन कौन से टूल्स हैं। इसकी सफलताओं पर नजर डालेंगे और हाँ, इसकी जो तीखी आलोचना होती है उसे भी समझेंगे। और आखिर में ये जानेंगे कि आज के दौर में इसकी अहमियत क्या है। किसी भी बड़ी और पेचीदा चीज को समझने के लिए उसकी बुनियाद को जानना जरूरी है। तो चलिए सबसे पहले संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की बनावट को ही समझते हैं। तो देखिए, यूएनएचआरसी यानी संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद मानवाधिकारों की रक्षा और उन्हें बढ़ावा देने वाली दुनिया की सबसे बड़ी संस्था है। इसे 2006 में बनाया गया था। इससे पहले एक और कमीशन हुआ करता था, लेकिन उसकी बहुत आलोचना होती थी कि वो बहुत ज्यादा राजनीतिक हो गया है और बेअसर है। तो उसी की जगह इसे लाया गया। ये कोई छोटी मोटी कमेटी नहीं है, इसमें पूरे 47 सदस्य देश शामिल हैं। ये संख्या काफी अहम है क्योंकि इसका मकसद है कि दुनिया के अलग अलग कोनों से अलग अलग नजरियों को एक ही मंच पर लाया जा सके। इन सदस्य देशों को संयुक्त राष्ट्र महासभा 3 साल के लिए चुनती है। और ये 47 सीटें ऐसे ही नहीं भर दी जाती। ये पक्का करने के लिए कि परिषद सच में पूरी दुनिया का प्रतिनिधित्व करे, इन सीटों को अलग अलग भौगोलिक क्षेत्रों में बहुत सोच समझकर बांटा गया है। जैसा कि हम देख सकते हैं, अफ्रीका और एशिया पैसिफिक दोनों को 13-13 सीटें मिली हैं, क्योंकि यहाँ दुनिया की एक बहुत बड़ी आबादी रहती है। तो इनका असली काम क्या है? आप इन्हें मानवाधिकारों के लिए दुनिया का पहरेदार समझ सकते हैं। इनका मुख्य काम है मानवाधिकारों के उल्लंघनों पर नजर रखना, कहीं कोई आपातकालीन स्थिति हो तो उस पर आवाज उठाना और ये सुनिश्चित करना कि मानवाधिकार से जुड़े कानून मजबूत बने रहें। ठीक है, तो ये तो हो गई बड़ी बड़ी बातें, पर ये परिषद असल में काम कैसे करती है? अपने इन बड़े लक्ष्यों को हासिल करने के लिए इसके पास क्या टूल्स हैं? इसके तर्कश का सबसे अनोखा तीर है यूनिवर्सल पीरियोडिक रिव्यू या यूपीआर। सोचकर देखिए, एक ऐसी प्रक्रिया जहां हर देश को, चाहे वो कितना भी छोटा हो या बड़ा, बाकी देशों के सामने अपने मानवाधिकार रिकॉर्ड का रिपोर्ट कार्ड पेश करना पड़ता है। ये एक बहुत शक्तिशाली प्रक्रिया है क्योंकि इससे सार्वजनिक जवाबदेही तय होती है और कोई भी देश सवालों से बच नहीं पाता। फिर आती है इनकी एक तरह की एक्सपर्ट्स की टीम, जिसे स्पेशल प्रोसीजर्स कहते हैं। इसमें 50 से ज्यादा स्वतंत्र विशेषज्ञ होते हैं, जिन्हें स्पेशल रैपोर्टर्स कहा जाता है। इनमें से हर कोई किसी खास मुद्दे का माहिर होता है, जैसे कि टॉर्चर या अभिव्यक्ति की आज़ादी, या फिर वो किसी खास देश में मानवाधिकारों की स्थिति पर अपनी पैनी नज़र रखते हैं। और जब मामला बहुत गंभीर हो जाए तो परिषद अपनी जांच टीमें भी भेज सकती है। इसने सीरिया, म्यांमार में रोहिंग्या संकट और गाजा जैसे बेहद संवेदनशील मामलों में अपनी जांच की है। और इन मिशन की रिपोर्टें सिर्फ कागज का टुकड़ा नहीं होती, कई बार अंतर्राष्ट्रीय अदालतों में इन्हें सबूत के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है, जो इनके काम को और भी ज्यादा महत्वपूर्ण बना देता है। तो इतने सारे अधिकार और टूल्स के साथ सवाल ये है कि क्या ये परिषद वाकई कुछ हासिल कर पाई है? चलिए इसकी कुछ बड़ी सफलताओं पर एक नजर डालते हैं। इसकी सबसे बड़ी कामयाबियों में से एक है दुनिया भर में मानवाधिकारों को लेकर जागरूकता फैलाना। यूपीआर के जरिए हर देश को कटघरे में खड़ा करने की जो प्रक्रिया है, वो अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है। साथ ही इसने नए जमाने के अधिकारों को भी पहचान दी है, जैसे कि एक साफ सुथरे और स्वस्थ पर्यावरण के अधिकार को एक मानवाधिकार के तौर पर मान्यता देना। लेकिन जैसा कि होता है, हर सिक्के का एक दूसरा पहलू भी होता है। एक सही तस्वीर देखने के लिए हमें परिषद की आलोचनाओं और चुनौतियों को भी ईमानदारी से समझना होगा। परिषद के काम में ना एक अजीब सा विरोधाभास है। एक तरफ ये सभी देशों की बराबर समीक्षा करने का एक बेहतरीन सिस्टम रखती है, वहीं दूसरी तरफ इस पर अक्सर राजनीतिक गुटबाजी करने और कुछ देशों को जानबूझकर निशाना बनाने के आरोप लगते हैं। ये गंभीर उल्लंघनों की जांच तो करती है, लेकिन कई बार इसके सदस्य देशों का अपना ही रिकॉर्ड बहुत खराब होता है। और यहीं पर इसकी साख पर सबसे बड़ा सवाल उठता है। लोग पूछते हैं कि जो देश खुद मानवाधिकारों का उल्लंघन करते हैं, वो दूसरों पर उंगली कैसे उठा सकते हैं? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यहाँ भी देशों के बीच राजनीतिक सौदेबाजी और वोट की लेनदेन चलती है।
इससे परिषद की विश्वसनीयता को काफी चोट पहुंचती है। और ये हमें परिषद की सबसे बड़ी कमजोरी पर लाता है। इसके पास दांत नहीं है, मतलब इसके फैसले और सिफारिशें कानूनी तौर पर किसी देश पर बाध्यकारी नहीं हैं। ये जांच कर सकती है, निंदा कर सकती है, सिफारिशें दे सकती है, लेकिन किसी देश को अपनी बात मानने के लिए मजबूर नहीं कर सकती। इसका एकमात्र हथियार है नैतिक और कूटनीतिक दबाव बनाना। तो इन सब अच्छाइयों और बुराइयों के बीच सवाल ये है कि आज की दुनिया में इसकी जरूरत क्या है? क्या ये आज भी प्रासंगिक है? चलिए देखते हैं। देखिए, आज दुनिया कई बड़े संकटों से गुजर रही है। गाजा, यूक्रेन, सूडान, इन सभी जगहों पर मानवाधिकारों का गंभीर उल्लंघन हो रहा है। ऐसे में ये परिषद एक बेहद जरूरी मंच बन जाती है। मिसाल के लिए, यूक्रेन में हुए उल्लंघनों की जांच के लिए परिषद ने एक स्वतंत्र जांच आयोग बनाया, जो जवाबदेही तय करने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। तो हम आखिर में इसी सवाल पर आकर रुकते हैं, क्या मानवाधिकार परिषद एक ऐसा पहरेदार है जिसमें खुद कई खामियां हैं, लेकिन फिर भी वो जरूरी है? हाँ, इसमें राजनीति है। इसके पास किसी को सजा देने की सीधी शक्ति नहीं है, लेकिन ये दुनिया का इकलौता मंच भी है जहां हर देश के मानवाधिकार रिकॉर्ड को नियमित तौर पर परखा जाता है। ये एक ऐसा पहरेदार है जिसकी नजरें हमेशा खुली रहती हैं, भले ही उसके हाथ अक्सर बंधे हुए महसूस होते हों।